सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का पार्ट 4 में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हम तीसरे पार्ट तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, द रॉयल सेंटर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में शाही केंद्र। दोस्तों आप लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर ये मैप देखा होगा, बट दिस मैप आई एम शोइंग दिस कि सेक्रेड सेंटर होते क्या हैं। देखो पवित्र प्लेस बोली जाती है, इसको ये याद रखिएगा। पवित्र प्लेस के बारे में ज़्यादातर इसके अंदर डिस्कशन हो रही है हमारे साथ, और पवित्र प्लेस जो है वो ही सेक्रेड सेंटर कहलाते हैं। सेक्रेड सेंटर बोले तो जहाँ पर विजयनगर एम्पायर की मेन राजधानी थी, जिसे हम हम्पी शहर बोलते हैं, उसे हम सेक्रेड सेंटर के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद बहुत सारे शाही घराने थे जहाँ पे राजा अपने मेन कलीग्स नोबैलिटी क्लास यानी कि उनके जो सामंती वर्ग होते हैं उनसे मिला करते थे। तो ये हमारे रॉयल सेंटर्स हैं। एंड देन अर्बन कोर रॉयल सेंटर के ही आसपास होते थे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर शाही शहर होंगे वहीं पे शाही नगर बसे जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम इसमें देखें तो ये है हमारा पूरी तरीके से पवित्र स्थान यानी कि सेक्रेड सेंटर। इसी के आसपास के हिस्सों के अंदर बाजार लगा करते थे। इसी के आसपास के हिस्सों में बहुत सारे मंदिर जो हैं वो पाए गए थे। तो रॉयल सेंटर वॉज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द सेटलमेंट एंड इट इंक्लूड 60 टेम्पल्स। मतलब सेक्रेड सेंटर के पास ही लगभग 60 मंदिर पाए गए थे, जो अपने आप में इतिहासकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा एक अहम रोल प्ले करता है। तो इमारतों की और महल की पहचान काफ़ी आसानी से की जा सकती थी। ऐसा कहा जाता था अबाउट 30 बिल्डिंग्स हैव बीन आइडेंटिफाई एज अ पैलेस। अब जैसे कि मान लो कि 60 टेम्पल कहते हैं कि वहाँ पे मिले थे। हालांकि 60 टेम्पल्स में से आइडेंटिफाई करे गए थे कि ऐसे कौन से पैलेस हो सकते हैं जहां पर राजा रहता होगा या राजा से जुड़े हुए लोग रहते होंगे। स्ट्रक्चर मंदिर जैसा है, पर मंदिर की फोर्टिफिकेशन या मंदिर की बनावट ऐसी कि बिल्डिंग भी लग रही है। तो इसलिए स्टूडेंट्स ने बताया कि बिल्डिंग है ये और यहाँ पे राजा रहा करता होगा। तो उनमें से कुछ कुछ टेम्पल्स हैं जो बता रखा है। मंदिरों का निर्माण पूरी तरीके से चिनाई वाले तरीके जो होते थे उससे नहीं होते थे। कभी कभार हमें मंदिर के निर्माण के अंदर हमें दूसरी और चीजें भी देखने को मिलती थी। जैसे एग्जांपल के लिए मोटार, आपने पहला चैप्टर जब पढ़ा होगा हिस्ट्री का हमारा, तो हमने मोटार के बारे में उसमें बताया था। मोटार फील करा जाता ताकि दो पत्थरों के बीच के हिस्सों को भरा जा सके। कुछ ऐसे भी हमें इमारतें मिली थी जो हमें ये देखने को मिला कि वो जो बेकार सामग्री होती है, जो पत्थर टूट जाते हैं, पेबल्स टूट जाते हैं, उन पेबल्स के टूटने के बाद बनती हैं वो, तो हमने उनके बारे में भी इसके अंदर पढ़ लिए थे। तो हमें ये पता चला कि कुछ फाइन टेम्पल थे और कुछ खराब चीज़ों से बनाए हुए, जैसे कि आपका महानवी डब्बा जो है ये हमें देखने को मिलता है। तो ये था यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे महानवी डब्बा। इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स बताने की कोशिश करी गई है और एक ऑडियंस हॉल हमें देखने को मिला है। ये दो चीज़ हमें लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महानवी डब्बा रिचुअल परफॉर्म करने के लिए यूज़ करा जाता था राजा के द्वारा, और ऑडियंस हॉल्स राजा के द्वारा उनके लिए यूज़ करा जाता था जब वो अपनी मेन सभा के लोगों को एक तरीके से स्पीच दे रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं, कोई कमांड दे रहे, उसके लिए यूज करा जाता था। अब अकॉर्डिंग टू अब्दुल रज़ाक अपनी बुक में लिखते हैं, हालांकि इनकी बुक को एनसीईआरटी के अंदर नहीं मेंशन करा गया है, लेकिन नहीं मेंशन करा गया है तो आप फाइंड आउट जरूर करिएगा कि अब्दुल रज़ाक ने कौन सी बुक में लिखा था। अब्दुल रज़ाक ने लिखा कि जब वो विजयनगर एम्पायर में पहुंचे थे तो देवराय सेकंड जो थे वो ऑडियंस हॉल के आसपास की बिल्डिंग हम्पी शहर में उस समय रहा करते थे। द ऑडियंस हॉल इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म विद स्लॉट ऑफ वुडन पिलर टू क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल। इट हैज बीन स्टेयरकेस गोइंग अप टू द सेकंड फ्लोर विद द सेट ऑफ दीज पिलर। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड पे अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि जो ऑडियंस हॉल था उसके ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, मिट्टी आपके पत्तों उसके लक्कड़ के पिलर्स के कुछ सबूत मिले थे। सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए भी इन प्लेसेस पे मिलती थी। तो इसका मतलब ऑडियंस हॉल जनता के संबोधन के लिए इस्तेमाल किया जाता जरूर होगा। इसको दरबार हॉल भी कहा जाता है विजयनगर एम्पायर में। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं था, मैंने इसको अलग से ढूंढ के डाला हुआ है ताकि आपको पता चल जाए। महानवी डब्बा के बारे में क्या बताया जाता है? अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई देखी जाए तो 11,000 स्क्वायर फीट में ये पूरा फैला हुआ है। इसकी हाइट 40,000 फुट तक की है, यानी कि अगर इसकी हाइट देखी जाए तो इस तरीके से ये 40,000 फुट का है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई अगर देखी जाए तो इस 40,000 स्क्वायर फुट में हमें इसे देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर काम किया आता होगा यार। सिंपल सी बात है कि राजा अपने इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए कुछ अलग स्ट्रक्चर तो बनाएगा ना। जैसे एग्जांपल के लिए अकबर की बात कर लेते हैं। अकबर ने अपने ऑडियंस से मिलने के लिए झरोका मतलब झरोका सिस्टम बना रखा था। दूसरा, उसने अपने मेन खास लोगों से मिलने के लिए दीवाने खास बना रखा था। आम लोगों से मिलने के लिए दीवाने आम बना रखा था। ऐसे विजयनगर एम्पायर के राजाओं ने इसको बनाया था। मंच के ऊपर जो भी नक्काशी की गई है ना, अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, कुछ नक्काशी टाइप चीजें हैं, तो इससे ये पता चलता था कि उस समय इनका जो आर्किटेक्चरल के साथ साथ इनका जो स्किल था ना, वो कितना ज्यादा अच्छा था, वो हमें दिखाने की कोशिश करी गई है। विजयनगर एम्पायर के अंदर ज्यादातर महानवी डब्बा के ऊपर ये विजयनगर एम्पायर के अंदर जो महानवी फेस्टिवल्स होते हैं उसको मनाते हैं। महानवी, जैसे अभी नवरात्रि है हमारी इंडिया के अंदर, उसका मीनिंग नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दूसरी जो दशहरा है, इन सब की पूजा जो है अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पे की जाती है। उस टाइम पीरियड पे विजयनगर एम्पायर के अंदर अगर हम देखें तो उस टाइम पीरियड पे नवरात्रि जो थी वो उस समय महिषासुर जिस समय वध करा था दुर्गा जी ने, तो उसके लिए बड़ा फेमस है। इसीलिए जो 10 दिन का त्यौहार होता है, जहाँ पे इंडिया की साइड में रामलीला मनाई जाती है और बंगाल की साइड में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, वो उस समय दुर्गा पूजा का सिस्टम जो था वहाँ पे किया जाता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दशहरा नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, बंगाल में दुर्गा पूजा बोलते हैं, पेनिसुलर इंडिया यानी कि बिहार यूपी साइड में नवरात्रि और महानवी बोला जाता है। तो इसलिए महानवी डब्बा जो था इसके लिए इस्तेमाल होता है। महानवी डब्बा इसलिए इंपॉर्टेंट था कि राजा किसी प्रकार की सेरेमोनियल एक्टिविटीज करता है, किसी को भेंट देता है, किसी को नया टाइटल देता है, राजा किसी से मुलाकात करने के लिए वहां पे किसी को अवार्ड सेरेमनी के लिए बुलाता है। एवरीथिंग यू सी लाइक बाहुबली वाला सीन कि राजा कोशिश करता है कि अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए उस स्टेज पे सभी लोगों को बुलाया जाए, जैसे कि इस मूवी में भी दिखाया गया था। दूसरी बिल्डिंग से अगर बात करें तो दूसरी बिल्डिंग भी बहुत ब्यूटीफुल थी। अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान से फोकस करें ना तो आपको दिख जाए कितना प्यारा लग रहा है। तो इस हिसाब से इस दूसरी बिल्डिंग को लोटस महल कहा गया था। कॉलन मैकेंजी ने इसको लोटस महल का नाम दिया था। इसे काउंसिल ऑफ चैम्बर ही बोला जाता था, जहां पे राजा अपने लोगों से मुलाकात करने के लिए, वारदात करने के लिए, बातचीत करने के लिए मिला करता था। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि इसका नाम लोटस महल लोटस टेम्पल के ऊपर पड़ा है और इस बंदे ने ही इसका नाम रखा था। कोई बंदा अगर इसको जानता है, देखता है, तो आप ज़रूर मुझे अपनी पिक्चर्स भेजिएगा। लास्ट ईयर के बच्चों ने मुझे भेजा था ये और काफ़ी कुछ बताया था इसके बारे में, तो आप ज़रूर भेजिएगा। दूसरा है हजारा राम टेम्पल। ये किंग की फैमिली का रहने वाला जगह बोला जाता था, यहाँ पे किंग की फैमिली रहती होगी। तो हजारा राम टेम्पल के ऊपर स्क्रिप्टेड पैनल ऑन द वॉल सर्वाइव। दीज इंक्लूड सीन्स फ्रॉम द रामायण स्कल्पचर ऑन द इनर वॉल ऑफ द श्राइन्स। अगर हम मंदिरों के अंदर वाले हिस्से में देखें तो उस पर कुछ रामायण से रिलेटेड हुई आर्काइव बनी हुई है, और दूसरा बाहर के पिलर्स में देखें तो भी हमें कुछ अच्छे अच्छे इंस्क्रिप्शंस और अच्छे अच्छे मूर्तियां जो है बनी हुई दीवारों पे देखने को मिलती है। तो इससे पता चलता है कितना फाइन आर्ट इनका स्ट्रक्चर था। दूसरी बिल्डिंग की बात करें तो ये लोटस महल के पास ही सिचुएटेड एक क्या कहते हैं एलिफेंट स्टेबल है, जहाँ पे एलिफेंट यानी कि हाथियों को रखा जाता होगा। अच्छा, सेकंड सेंटर ये क्यों है? क्योंकि रामायणा के अंदर जो सुग्रीव और वाली की लड़ाई हुई थी उसमें जो आपका क्या कहते हैं जो माउंटेन है जो तुंगभागा नदी के पास सिचुएटेड है, जिसे ऋषि मुख माउंटेन बोला जाता है, वहां पर जो सुग्रीव था, सुग्रीव जब वाली को मार रहा था तो वाली जो है बच के ऋषिमुख माउंटेन के आसपास आके बस गया था, और वो तुंगभागा नदी के आसपास सिचुएटेड है, और तुंगभागा नदी के आसपास विजयनगर एम्पायर सिचुएटेड है, इसीलिए सेकंड सेंटर माना जाता है। दूसरा सेकंड सेंटर क्या माना जाता है? ऐसा कहा जाता है कि जो देवी थी, जो क्या कहते हैं शिवा से पूजा शादी करना चाहती थी, माँ पंपा देवी, उन्होंने अपनी क्या कहते हैं तपस्या जो थी विजयनगर एम्पायर में ही रह के करी ताकि उनकी शिव से पूजा और मतलब शादी हो जाए। तो ये भी एक लोगों की मान्यता है। दो मान्यताओं के हिसाब से तो बता सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर जो है पवित्र स्थान माना जाता है। दूसरी बात अगर हम ये कहें कि हमने देखा था कि पावरफुल रूलर तो काफी लंबे समय से यहाँ पे रह ही रहे थे, और उसके बाद काफी लंबे समय तक विजयनगर एम्पायर चला, लेकिन विजयनगर एम्पायर के अंदर जो मंदिरों की खासियत है ना बहुत अच्छी है। टेम्पल्स एक ऐसा सेंटर बने जहां पर सोशल और कल्चरल एक्टिविटी होनी चालू हो गई। राजा पूरी तरीके से कोशिश करता था कि जो अमर नायक है और नायकों की अपॉइंटमेंट होती है वो मंदिरों में ही करवाई जाए। मंदिरों के अंदर धीरे धीरे करते करते जब दान दक्षिणा आने लग गई तो मंदिरों का आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होने लग गया।
मंदिर बहुत ही एनॉर्मस साइज में होने लगे और बड़े होने लगे, और साथ साथ में इन मंदिरों के अंदर ज्यादातर राजा की अथॉरिटी के साथ साथ पंडितों की भी चलने लग गई और पैसा पे पैसा भी आने लग गया। अच्छा, दूसरी बात, मंदिरों की खासियत क्या थी? मंदिरों की खासियत ये थी कि मंदिरों के अंदर गोपुरम और मंडप जैसी चीजें बहुत अच्छी देखने को मिलती थी। गोपुरम का मतलब ये होता है एंट्रेंस गेट इतना विशाल बना देना कि कोई भी बंदा मंदिर के अंदर एंट्री करने से पहले गेट को देख ले, क्या गेट बनाया है। और साथ में इनके शिखर जो होते थे ना, मंदिरों के शिखर, वो बड़े ही बहुत बड़े होते थे। इसीलिए गोपुरम या साउथ के मंदिरों का बनाने का स्टाइल द्रविडियन स्टाइल है। हमारे नॉर्थ में जो मंदिर बनते हैं वो आपके द्रविडियन स्टाइल में नहीं बनते हैं, वो पूरी तरीके से नागर शैली में बनाए जाते हैं, और ये द्रविडियन शैली में बनाए जाते हैं। उसके साथ साथ हमारे जितने भी मंदिर पाए गए उसमें मंडप की व्यवस्था जरूर देखने को मिली। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग विरूपक्ष और पंपा देवी की शादी जो है वहाँ पे झूले में कराया करते हैं हर मंदिर के अंदर, तो एक तरीके से ट्रेडिशन भी बन गया है। अगर हम मंदिरों के मंडपों का अगर आर्काइव देखें या मंदिरों के उसका स्ट्रक्चर देखें तो बड़ी बारीकी से चीज़ों को बनाया गया है, जो अपने आप में बेशकीमती मैं कह सकता हूँ आर्किटेक्चर है, जो मंडप के क्या कहते हैं पिल्लरों पे देखने को मिलता है, कॉरिडोर्स पे देखने को मिलता है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जो बहुत मुश्किल से बनता था, लेकिन उसमें बनाया गया था। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल आज भी उधर इंपॉर्टेंट है, विरूपक्ष और विठुलादेव टेम्पल। ये वही टेम्पल है जो आपको 50 के नोट पे मिलता है, इसलिए जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। ये विरूपक्ष टेम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विरूपक्ष टेम्पल ऐसे नहीं बना, विरूपक्ष टेम्पल को बनने के लिए बहुत लंबा समय लगा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कृष्णदेव राय का जब राज्य अभिषेक हो रहा था तो उस समय इसी हॉल के अंदर इनका जो मंडप वाला पार्ट है वहां पे, वहीं पे इनका जो है राज्य अभिषेक किया गया था। दूसरी बात, कोशिश यही करी जाती है कि जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं उसका एंट्रेंस गेट बड़ा प्यारा बनाया जाए। तो कृष्णदेव राय ने बहुत सारे गोपुरम बनवाए थे, बहुत सारे मंडप भी बनवाए थे, फिर वाटर बॉडी जैसी चीजें भी यहाँ पर लाई जाने लग गई। अगर हम हॉल की बात करें तो हॉल की खासियत क्या होती होगी? हॉल की खासियत तो आपको शादीशुदी के लिए लोग इकट्ठा हो जाए, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये सब प्रोग्राम मंदिरों के अंदर कर ले तो उसके लिए यूज होता है। किसी को पूजा पाठ करनी है, अपनी देवी को झूला झुलाना है, हाँ, ये सब उस समय हॉल के अंदर होता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंदिर के बीच में और उसके साथ में जो दूसरे छोटे टेम्पल्स होते हैं उनके बीच में एक मंडप, मतलब मंडप बनाया जाए, उसकी इंपॉर्टेंस है। तो दो इंपॉर्टेंट टेम्पलों में से विठुलादेव टेम्पल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूनिक बात यह है कि इसको ऐसा बनाया गया एक ही पत्थर से काट के कि ऐसा लग रहा है कि रथ के ऊपर है ये टेम्पल। विठुलादेव विष्णु को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था जो बहुत ही मुश्किल से उस समय बनाया गया था। ये गोपुरम के जस्ट जैसे आप गोपुरम में एंट्री मारोगे तो जब आप विठुलादेव टेम्पल देखोगे उसके बाद आपको विरूपक्ष टेम्पल वहां देखने को मिलेगा विजयनगर एम्पायर के अंदर। विजयनगर एम्पायर के बारे में जानना है तो हमें फोटोग्राफ से, हमें प्लेन से, हमें स्ट्रक्चर से और उसके बाद उसके स्कल्पचर्स के बारे में पता चलता रहता है। तो हमें प्लॉटिंग, लोकेटिंग, ये सब हमने किन्हें बताया था? इन्होंने बता दिया था भाई साहब ने हमें, क्योंकि ये सर्वे जनरल ऑफिसर उस समय पे अपॉइंट हुए थे। तो ऐसा कहा जाता है 1976 के अंदर हम्पी को पहली बार नेशनल इंपॉर्टेंट मिला था। बहुत बड़ी बात है कि हम्पी जैसे शहर को नेशनल इंपॉर्टेंट मिला, पूरे विश्व के अंदर फिर ये फेमस हुआ और धीरे धीरे करते 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 इसको हमने अलग अलग स्क्वायर फीट में बांटना चालू करा ताकि जब इसकी स्टडी हो तो बहुत अच्छी तरीके से इसकी स्टडी की जा सके। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्स एंड स्ट्रक्चर फाउंड हुए, बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ फाउंड हुई, उसके साथ साथ रोड, पाथ, बाजार, ये सब फाउंड हुए। पिलर बेस्ड प्लेटफॉर्म बहुत सारे मिले। ये सब डिटेल्ड सर्वे के अंदर ही हमें पता चला जब कर्नल कॉलन मैकेंजी ने इसकी स्टडी अच्छी तरीके से करनी चालू कर दी। बिल्डिंग एक इंफॉर्मेशन का सोर्स हो सकता है जिससे हमें पता चलता है कि पास के टाइम पीरियड में लोग किस तरीके से अपनी देवी देवताओं की इंपॉर्टेंस को देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे एक तरीके से। और बची हुई इमारतें हमें बताती है कि उस समय किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करा गया होगा, उनको बनाने की, निर्माण की प्रक्रिया क्या हुई होगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमें देखने को मिलती है। वी कैन एक्सेस द डिफेंस रिक्वायरमेंट एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस ऑफ द सिटी बाय स्टडीइंग इट्स फोर्टिफिकेशन। अगर हम इसके किले बंदी को पता करें या पढ़ें तो उससे हमें पता चलता है कि कितनी मिलिट्री को इंपॉर्टेंट देते थे और सिक्योरिटी को यूले को इंपॉर्टेंट देते थे। जो भी ट्रैवलर्स भारत में विजयनगर एम्पायर के बाद या पहले आए थे उन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत नोटेबल बातें लिखी,
जो हमारे इतिहास के लिए गर्व की बात है कि हमने हमेशा अतिथि देवो भव कहा है, और जो भी अतिथि हमारे विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड में आया है उसने विजयनगर एम्पायर के ग्लोरियस चीज और राजाओं के बारे में अच्छी बातें ही लिखी है। तो इससे विजयनगर एम्पायर आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य है, और इसीलिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आप पढ़ते हैं मजे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में। ये कुछ हिस्टोरियंस यही नहीं और भी थे, और हमने कुछ और भी पढ़ लिए हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है। आई होप दैट आपको चीजें समझ में आई होंगी, और ये सारे नाम जो अलग अलग काम करके गए हैं। तो इस पूरे चैप्टर में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर बताइएगा कैसी थी। दिस इज इट इन दिस वीडियो।